रामा के परिचितों में एक रमेश बाबू म्यूनिसिपल बोर्ड में हेड क्लर्क थे। उम्र तो 40 से ऊपर थी, पर थे बड़े रसिक। शतरंज खेलने बैठ जाते तो सवेरा करते थे। दफ्तर भी भूल जाते, न आगे नात न पीछे पघा। जवानी में स्त्री मर गई थी, दूसरा विवाह नहीं किया। उस एकांत जीवन के सिवा विनोद के और क्या आलंबरता। चाहते तो हजारों के वारे न्यारे करते, पर रिश्वत की कौड़ी भी हराम समझते थे। रामा से बड़ा सनी रखते थे, और कौन ऐसा निठल्ला था जो रात रात भर उससे शतरंज खेलता। आज कई दिन से बेचारे बहुत व्याकुल हो रहे थे। शतरंज की एक बाजी ना हुई थी। अखबार कहाँ से पढ़ते, अखबार तक पढ़ते। रामा इधर एक दो बार आया अवश्य, पर बिसात पर ना बैठा। रमेश बाबू ने मोहरे बिछा दिए, उसको पकड़कर बैठाया, पर वह बैठा नहीं। वह क्यों शतरंज खेलने लगा? बहू आई है, उसका मुंह देखेगा, उसे प्रेमालाप करेगा कि इस बुढ़े के साथ शतरंज खेलेगा। कई बार जी में आया उसे बुलावें, पर यह सोचकर कि वह क्यों आने लगा, रह गए। कहाँ जाए, सिनेमा भी देख आवे, किसी तरह समय तो कटे। सिनेमा में उन्हें बहुत प्रेम था, पर इस वक्त उन्हें सिनेमा के सिवा और कुछ ना सूझी। कपड़े पहनने और जाना भी चाहते थे, पर रामा ने कमरे में कदम रखा। रमेश उसे देखते ही गेंद की तरह लुढ़क कर द्वार पर जा पहुँचे और उसका हाथ पकड़कर बोले, आइए आइए बाबू रामानाथ साहब बहादुर, तुम तो इस बुढ़े को बिल्कुल भूल ही गए। हाँ भाई, अब क्यों आओगे? प्रेमिका की रसीली बातों का आनंद यहाँ कहाँ? चोरी का कुछ पता चला? रामानंद, कुछ भी नहीं। रमेश, बहुत अच्छा हुआ थाने में रिपोर्ट नहीं लिखाई, नहीं 100-200 मत्थे से जाते, बहू को तो बड़ा दुख हुआ होगा। रामानाथ, कुछ पूछिए मत, तभी से दाना पानी छोड़ रखा है। मैं तो तंग आ गया, जी में आता है कहीं भाग जाऊं। बाबूजी सुनते नहीं। रमेश, बाबूजी के पास क्या कोई खजाना रखा हुआ है? अभी 4-5 हजार रुपये किए हैं, फिर कहाँ से लाकर गहने बनवा दें? 10-20 हजार रुपये होंगे। तो अभी तो बच्चे भी तो सामने हैं, और नौकरी का भरोसा ही क्या, 50 रुपये होता ही क्या है। रामानाथ, मैं तो मुसीबत में फंस गया। अब मालूम होता है कहीं नौकरी करनी पड़ेगी। चैन के खाते और मौज उड़ाते थे, नहीं तो बैठे बैठाए इस माया जाल में फंसे। अब बतलाइए कि नौकरी चाकरी का सहारा। रमेश ने ताक पर से मोहरे और बिसात उतारते हुए कहा, आओ एक बाजी हो जाए, फिर इस मामले में को सोचूं। इसे जितना आसान समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। अच्छे अच्छे धक्के खा रहे हैं। रामानाथ, मेरा तो इस वक्त खेलने का जी नहीं चाहता। जब तक यह प्रश्न हल न हो जाए मेरे होश ठिकाने नहीं होंगे। रमेश बाबू ने शतरंज के मोहरे बिछाते हुए कहा, आओ बैठो, एक बार तो खेल लो, फिर सोचो क्या हो सकता है। रामानाथ, जरा भी जी नहीं चाहता। मैं जानता कि सिर मोड़ते ही अवले पड़ेंगे, तो मैं विवाह के नज़दीक ही ना चाहता। रमेश, अजी 2-4 चाले चलो तो आप जी लग जाएगा। जरा अक्ल की गांठ तो खोले। बाजी शुरू हुई। कई मामूली चालों के बाद रमेश बाबू ने रमा का रुख पीट लिया। रामानाथ, ओह क्या गलती हुई। रमेश बाबू की आंखों में नशे की सी लाली छाने लगी। शतरंज के लिए शराब में कम मादक न था। बोले, बोहनी तो अच्छी हुई। तुम्हारे लिए एक जगह सोच रहा हूँ, मगर वेतन बहुत कम है, केवल 30 रुपये। वह रंगी दाढ़ी वाले खां साहब नहीं हैं, उनसे काम नहीं होता। कई बार बचा चुका हूँ। सोचता हूँ जब तक किसी तरह काम चले बने रहें। बाल बच्चे वाले आदमी हैं। वह तो कई बार कह चुके हैं, मुझे छुट्टी दीजिए, तुम्हारे लायक तो वह जगह नहीं है, चाहो तो कर लो। यह कहते कहते रमा ने फीला फाड़ लिया। रमा ने फीले से फिर उठाने की चेष्टा करके कहा, आप मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ाते जाते हैं। इसकी सगत नहीं, लाओ मेरा फीला। रमेश, देखो भाई, बेबानी मत करो। मैंने तुम्हारे फीला जबरदस्ती तो नहीं उठाया। हाँ,
तो तुम्हें वह जगह मंजूर है? रामानाथ, वेतन तो 30 है। रमेश, हाँ, वेतन तो बहुत कम है, मगर शायद आगे चलकर बढ़ जाए। मेरी तो राय है कर लो। रामानाथ, अच्छी बात है, आपकी सलाह है तो कर लूँगा। रमेश, जगह आमदनी की है। मियाँ ने तो उसी जगह पर रखते हुए लड़कों को ML LLB करवा लिया। 2 कॉलेज में पढ़ाते हैं। लड़कियों की शादी अच्छे घरों में की। हाँ, जरा समझ बूझकर काम करने की ज़रूरत है। रामानाथ, आमदनी की मुझे कोई परवाह नहीं, रिश्वत कोई अच्छी चीज़ तो नहीं है। रमेश, बहुत खराब, मगर बाल बच्चों वाला आदमी क्या करे? 30 रुपये से गुजर नहीं हो सकता। मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे लिए 150 काफ़ी है। कुछ बचा भी लेता हूँ, लेकिन जिस घर में बहुत से आदमी हों, लड़कों की पढ़ाई हो, लड़कियाँ की शादी हो, वह आदमी क्या कर सकता है? जब तक छोटे छोटे आदमियों का वेतन इतना ना हो जाएगा कि वह भल मानसी के साथ निभा कर सके, तब तक रिश्वत बंद ना होगी। यही रोटी दाल दूध घी तो वह भी खाते रहें, फिर एक को 30 रुपये और दूसरे को 300 रुपये देते हो। रामा की फर्जी पीट गया। रमेश बाबू ने बड़े जोर से कहा मारा। रामा ने रोज के साथ कहा, अगर आप चुपचाप खेलते हैं तो खेलिए, मैं नहीं चाहता हूँ मुझे बातों में लगाकर मेरे मोहरे उड़ा लिए। रमेश, अच्छा साहब, अब बोलो तो जबान पकड़ लीजिए। ये लीजिए साहब, मैं तुम कल अर्जी दे दो। उम्मीद तो है तुम्हें यह जगह मिल जाएगी, मगर जिस जगह शहर मिले, मेरे साथ रात भर खेलना होगा। रामानाथ, आप तो 2 ही मातों में रोने लगते हैं। रमेश, अजी वह दिन आए जब आप मुझे मात दिया करते थे। आजकल चंद्रमा बलवान है, इधर मैं एक माँ सी किया है, क्या मजाल कि कोई मात दे सके फिर सा। रामानाथ, जी तो चाहता है दूसरी बाजी मात देकर जाऊं, मगर देर होगी। रमेश, देर क्या होगी, अभी तो 9 बजे हैं, खेल लो, दिल का अरमान निकल जाए। यह सह और मात। रामानाथ, अच्छा, कल ही रही, कल लालकर और 5 माते ना दी तो कहिएगा। रमेश, अजी जाओ भी, तुम मुझे क्या मात दोगे? हिम्मत हो तो अभी सही। रामानाथ, अच्छा आइए, आप भी क्या कहेंगे, मगर मैं 5 बाजियों से कम ना खेलूँगा। रमेश, 5 नहीं तुम 10 खेलो जी, रात तो अपनी है, तो चलो फिर खाना खा ले, तब निश्चित होकर बैठे। तुम्हारे घर का लाएं देता हूँ कि आज यहीं सोएंगे, इंतजार ना करें। दोनों ने भोजन किया और फिर शतरंज पर बैठ के पहली बाजी में 11 बज गए। रमेश बाबू की जीत रही, दूसरी बाजी में उनकी हाथ रही, तीसरी बाजी खत्म हुई तो 2 बज गए। रामानाथ, अब मुझे नींद आ रही है। रमेश, तुम मुँह धो डालो, बरक रखी है, मैं 5 बाजियों खेले बगैर सोने ना दूंगा। रमेश बाबू का यह विश्वास हो रहा था कि आज मेरा सितारा बुलंद है, नहीं तो रामा को लगातार 3 मात देना आसान न था। वो समझ गए थे कि इस वक्त चाहे जितनी बाजियां खेलूं, जीत मेरी ही होगी, मगर जब चौथी बाजी हार गए तो यह विश्वास जाता रहा। उल्टे यह भय हुआ कि कहीं लगातार हारता ना जाऊं। बोले, अब तो सोना चाहिए। रामानाथ, क्यों, 5वीं बाजी पूरी ना कर लीजिए? रमेश, कल दफ्तर भी तो जाना है। रामा ने अधिक आग्रह ना किया, दोनों सोए। रामा यूं ही 8 बजे से पहले ना उठता था, फिर आज तो 3 बजे सोया था। आज तो उसे 10 बजे तक सोने का अधिकार था। रमेश नियमानुसार 5 बजे उठे, बैठे, स्नान किया, संध्या की, घूमने गए और 8 बजे लौटे, मगर रामा तब तक सोता ही रहा। आखिर जब 9:30 बज गए तो उन्होंने उसे जगाया। रामा ने बिगड़कर कहा, नाहक जगा दिया, कैसी मजे की नींद आ रही थी। रमेश, अजी वो अर्जी देना है कि नहीं तुमको? रामानंद, आप दे दीजिए। रमेश, और जो कहीं साहब ने बुलाया तो मैं ही चला जाऊंगा। रामानंद, उफ, तो चाहे कीजिए, मैं तो सोता हूँ। रामा फिर लेट गया और रमेश ने भोजन किया, कपड़े पहने और दफ्तर को तैयार हुए। उसी वक्त रामानंद हड़बड़ाकर उठा और आंखें मलता हुआ बोला, मैं भी चलूँगा। रमेश, अरे मुंह हाथ तो धो ले भले आदमी,
रामानंद, आप तो चले जा रहे हैं? रमेश, नहीं, अभी 15-20 मिनट तक रुक सकता हूँ, तैयार हो जाओ। रामानंद, मैं तैयार हूँ, वहाँ से लौटकर घर भोजन करूँगा। रमेश, कहता तो हूँ अभी आधे घंटे तक रुका हुआ हूँ। रामा ने 1 मिनट में हाथ मुँह धोया, 5 मिनट में भोजन किया और चटपट रमेश के दफ्तर चला गया। रास्ते में रमेश ने मुस्कुराकर कहा, घर क्या बहाना करोगे? कुछ सोच रखा है? रामानंद, कह दूंगा, रमेश बाबू ने आने नहीं दिया। रमेश, मुझे गालियाँ दिलाओगे? और क्या, फिर कभी न आने पाओगे। रामानंद, ऐसा स्त्री भक्त नहीं हूँ। हाँ, यह तो बताइए, मुझे अर्जी लेकर तो साहब के पास न जाना पड़ेगा। रमेश, और क्या तुम समझते हो घर बैठे जगह मिल जाएगी? महीनों दौड़ना पड़ेगा, महीनों 20 सिफारिशें लानी पड़ेगी, सुबह शाम हाजिरी देना पड़ेगा। क्या नौकरी मिलना आसान है? रामानंद, तो मैं एक ऐसी नौकरी से बाज आया, मुझे तो अर्जी लेकर जाते ही शर्म आती है, खुशामतें कौन करेगा। पहले मुझे क्लर्कों पर बड़ी हंसी आती थी, मगर वही बला मेरे सिर पड़ी। साहब डांट वाट तो ना बताएंगे? रमेश, बुरी तरह डांटता है, लोग उसके सामने जाते हुए कांपते हैं। रामानंद, तो फिर मैं घर जाता हूँ, यह सब मुझसे ना बर्दाश्त होगा। रमेश, पहले सब ही ऐसे घबराते हैं, मगर सहते सहते आदत पड़ जाती है। तुम्हारा दिल धड़क रहा होगा कि न जाने कैसे बीतेगी। जब मैं नौकर हुआ तो तुम्हारे ही उम्र मेरी भी थी, और शादी हुए 3 ही महीने हुए थे जिस दिन मेरी पेशी होने वाली थी। ऐसा घबराया हुआ था मानो फांसी पाने जा रहा हूँ, मगर तुम्हें डरने की कोई कारण नहीं है, मैं सब ठीक कर दूंगा। रामानंद, आपको तो 20-22 साल नौकरी करते हुए होंगे। रमेश, पूरे 25 हो गए साहब। 20 बरस तो स्त्री का देहांत हुए हो गए, 10 रुपए का नौकर हुआ था। रामानंद, आपने दूसरी शादी क्यों नहीं की? तब तो आपकी उम्र 25 से ज़्यादा ना रही होगी। रमेश ने हंसकर कहा, बर्फी खाने के बाद गुड़ खाने को किसका जी चाहता है? महल की सुख भोगने के बाद झोपड़ी किसे अच्छा लगता है? प्रेम आत्मा का तृप्त कर देता है। तुम तो मुझे जानते हो, अब तो बूढ़ा हो गया हूँ, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूँ, इस विधुर जीवन में मैंने किसी स्त्री की ओर आँख उठाकर नहीं देखी, आँख तक नहीं उठाई। कितनी ही सुंदरियाँ देखी, कई बार लोगों ने विवाह के लिए घेरा भी, लेकिन कभी इच्छा ही ना हुआ। उस प्रेम की मधुर स्मृतियों ने मेरे लिए प्रेम के सजीव आनंद भरा हुआ है। यूँ बातें करते हुए दोनों आदमी दफ्तर पहुँच गए। अध्याय 10। रामा दफ्तर से घर पहुंचा तो 4 बज रहे थे। वह दफ्तर में ही था कि आसमान पर बादल घिर आए। पानी आया ही चाहता था, पर रामा को घर पहुंचाने के में इतनी बेचैनी हो रही थी कि उनसे रुका ना गया। हाथे ही बाहर भी ना निकलने पाया था कि जोर से वर्षा होने लगी। आषाढ़ का पहला पानी था। एक ही क्षण में वह लथपथ हो गया। फिर भी वह कहीं नहीं रुका नहीं। नौकरी मिल जाने की शुभ समाचार सुनने का आनंद इस दौड़ंकी की क्या परवाह कर सकता था। वेतन तो केवल 30 ही रुपए थे, पर जगह आमदनी की थी। उसने मन में ही हिसाब लगा लिया था कि कितना मासिक बचत हो जाने पर वह जल्पा के लिए चंद्रहार बनवा सकेगा। अगर 50-60 रुपये महीने भी बच जाएं तो 5 साल में जल्पा गहनों से लद जाएगी। कौन से आभूषण कितने होगा उसका भी वह अनुमान कर लिया था। घर पहुंचकर उसने कपड़े भी उतारे, लथपथ जल्पा के कमरे में पहुंच गया। जल्पा ने उसे देखते ही बोली, ये भीख कहाँ से गए? रात कहाँ गायब थे? रामानंद, इसी नौकरी की फिक्र में पड़ा हुआ था। इस वक्त दफ्तर से चला आता हूँ। म्यूनिसिपैलिटी के दफ्तर से मुझे एक जगह मिल गई। जल्पा ने उछलकर पूछा, सच? कितने की जगह है? रामा ने ठीक ठाक बतलाने में संकोच हुआ। 30 की नौकरी बताना और अपमान की बात थी। स्त्री की नज़रों में तुच्छ बनना कौन चाहता है? बोला, अभी तो 40 मिलेंगे, पर जल्द तरक्की होगी, जगह आमदनी की है। जल्पा ने उसके लिए किसी बड़े पद की कल्पना कर रखी थी। बोली, 40 में क्या होगा, भला 60-62 तो होते। रामानंद,
मिल तो सकती थी 100 रुपये की भी, पर यहाँ रोब है और आराम है। 50-60 रुपये ऊपर से मिल जाएंगे। जलपा, तो तुम घूस लोगे, गरीबों का गला घोटोगे? रामा ने हंसकर कहा, नहीं प्रिय, वह जगह ऐसी नहीं कि गरीबों का गला काटना पड़े। बड़े बड़े महाजनों की रकमें मिलेंगी और वह खुशी से गले लगाएंगे। मैं जिसे चाहूँ दिन भर दफ्तर में खड़ा रखूँ। महाजनों की एक एक मिनट एक एक अशरीफी के बराबर है। जल्द से जल्द अपना काम कराने के लिए खुशामद भी करेंगे, पैसे भी देंगे। जलपा संतुष्ट हो गई, बोली, हाँ तब ठीक है, गरीबों का काम यूं ही कर देना। रामानंद, वह तो करूँगा ही। जलपा, अभी अम्मा जी से ही बात नहीं कहा, जाकर कह आओ। मुझे तो सबसे बड़ी खुशी यही है कि अब मालूम होगा कि यहाँ मेरा भी कोई अधिकार है। रामानंद, हाँ जाता हूँ, मगर उनसे तो 20 ही बतलाऊँगा। जलपा को उल्लासित होकर कहा, जी हाँ, बल्कि 15 ही कहना। ऊपर की आमदनी की तो चर्चा ही करना व्यर्थ है, भीतर की हिसाब भी ले सकते हैं। मैं सबसे पहले चंद्रहार बनवाऊंगी। इतने में डाकिये ने पुकारा। रामा ने दरवाजे पर पाकर देखा तो उसमें के नाम एक पार्सल आया था। महाशय दीनदयाल ने भेजा था। लेकर खुश खुश घर में आए और जलपा के हाथों में रखकर बोले, तुम्हारे घर से आया है, देखो इसमें क्या है। रमा ने चटपट कैंची निकाली और पार्सल खोलकर उसे देवदार की एक डिबिया निकाली। उसमें एक चंद्रहार रखा हुआ था। रामा ने उसे निकालकर देखा और हंसकर बोली, ईश्वर ने तुम्हारी सुन ली, चीज़ तो बहुत अच्छी मालूम होती है। जलपा कुंठित स्वर से कहा, अम्मा जी को यह क्या सूझी, यह तो उन्हीं की हार है। मैं तो इसे ना लूँगी, अभी डाक का वक्त हो तो लौटा दूँ। रामा ने विचलित होकर कहा, लौटाने की क्या जरूरत, वह नाराज ना होगी। जलपा ने नाक सिकुड़कर कहा, मेरी बला से रानी रूठेगी, मेरा सुहाग लेगी। मैं उनकी दया के बिना भी जीती रह सकती हूँ। आज इतने दिनों बाद उन्हें मुझ पर दया आई। उस वक्त दया नहीं आई थी जब मैं उनके घर से विदा हुई थी। उनके गहने उन्हें मुबारक हो। मैं किसी की एहसान नहीं लेना चाहती। अभी उसे ओढ़ने पहनने के दिन है, मैं क्यों बाधक बनूं? तुम कुशल से रहोगे तो मैं बहुत गहने मिल जाएंगे। मैं अम्मा जी को यह दिखाना चाहती हूँ कि जलपा तुम्हारे गहनों की भूखी नहीं है। रामा ने संतोष देते हुए कहा, मेरी समझ में तो तुम्हें हार रख लेना चाहिए। सोचो उन्हें कितना दुख होगा। विदाई के समय यदि ना दिया तो अच्छा किया, नहीं तो और गहनों के साथ यह भी चला जाता। जलपा, मैं इसे लूँगी नहीं, यह निश्चय है। रामानाथ, आखिर क्यों? जलपा, मेरी इच्छा। रामानाथ, इस इच्छा के क्या कारण होगा? जलपा रुंधे स्वर्ग से बोली, कारण यही है कि अम्मा जी इसे खुशी से नहीं दे रही है। बस बहुत संभव है कि इसे भेजते समय वह रोई भी हो, और इससे भी कोई संदेह नहीं है कि वह वापस पाकर उसे सच्चा आनंद होगा। देने वाले का हृदय देखना चाहिए। प्रेम से यदि वह मुझे एक छल्ला भी दे दे तो मैं दोनों हाथों से ले लूं। जब दिल पर जब्र करने की दुनिया में लाज से या किसी को धिक्कारने से दिया तो क्या दिया? दान भिखारियों को दिया जाता है। मैं किसी की दान ना लूँगी, चाहे वह माता ही क्यों ना हो। माता के प्रति जलपा का यह दृश्य देखकर रामा को कुछ ना कह सका। दृश्य तर्क और प्रमाण नहीं सूझता। रामा ने हार ले लिया और चारपाई से उठता हुआ बोला, जरा अम्मा और बाबू जी को तो दिखा दूं, कम से कम उनसे पूछ तो लेना ही चाहिए। जलपा ने हार उनसे हाथ से छीन लिया और बोली, वे लोग मेरे कौन होते हैं जो मैं उनसे पूछूं? केवल एक घर में रहने का नाता है। जब वह मुझे कुछ नहीं समझते तो मैं भी उन्हें कुछ नहीं समझती। यह कहते हुए उसने हार को उसी डिब्बी में रख दिया और उस पर कपड़ा लपेटकर सोने लगी। रामा ने एक बार डरते डरते फिर कहा, ऐसी जल्दी क्या है? 10-5 दिन में लौटा देना, उस लोगों की भी खातिर हो जाएगी। इस पर जलपा ने कठोर नज़रों से देखकर कहा, जब तक मैं इसे लौटान दूंगी मेरे दिल में चैन न आएगा, मेरे हृदय में कांटा सा खटराता रहेगा। अभी पार्सल तैयार हुआ जाता है। हाल
ही लौटा दूं। एक क्षण में पार्सल तैयार हो गया और रामा उसे लिए चिंतित भाव से नीचे चला। इसी के साथ हमारा अध्याय 10 भी समाप्त होता है। अब हम लोग अध्याय 11 अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आई होप दोस्तों आप लोगों को गबन उपन्यास भी अच्छी लग रही होगी, तो कृपया करके लाइक करें। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट उपन्यास क्या पढ़ना है। तब तक लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड अध्याय 11 लेकर आप लोगों के साथ। गबन उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है।